वेलकम टू फिज फ्रेम। आज हम गेट सीरीज में फर्स्ट लेक्चर अपलोड कर रहे हैं जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेंगे। तो 2018 से लेकर के 2023 तक के हर साल मतलब क्वेश्चंस आता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसटीआर। यहां से एक क्वेश्चन आपका हर साल बना है, तो ये क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहां पर सीएसआर नेट, गेट, जेस्ट और टिफर जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं गेट 2023 के एसटीआर के क्वेश्चन के साथ। यहां पर गिवन है कि हमारे पास एक रोड पीक्यू है जिसकी प्रॉपर लेंथ कैपिटल एल। प्रॉपर लेंथ कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में होगा, क्योंकि वहीं पर ही रोड कैप्ट है, तो जो वो लेंथ ऑब्जर्व करेगा दैट इज द एक्चुअल लेंथ। ठीक है ना। सो इट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स डैश, डेल्टा इसलिए क्योंकि इसके दो एंड्स हैं, दोनों एंड्स का अलग अलग मेजरमेंट किया जाता है और जब मेजरमेंट का डिफरेंस देखा जाएगा सो दैट इज डिनोटेड बाय द एक्चुअल और द प्रॉपर लेंथ of the road, and it is mentioned in the question, it is given to be L, so it is according to the question। आगे कहता है कि ये जो रोड है वो x एक्सिस में मूव कर रही है और कितनी स्पीड के साथ 3c/5 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो ऐसा कहीं पर भी गिवन नहीं है कि ये रोड किसी एस डैश फ्रेम में रखा है और एस डैश फ्रेम भी मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास दो फ्रेम हम लोग अज्यूम करके चलते हैं रिलेटिविटी में, एक एस दूसरा एस डैश। एस डैश मूविंग फ्रेम होता है जो कि किसी वेलोसिटी v से मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, और एस फ्रेम हमारा रेस्ट फ्रेम है। ठीक है, तो आपने जितना भी मतलब रिलेटिविटी स्टडी किया होगा इसमें आपने दो फ्रेम से मान के चलते हो। अब ये जो दो फ्रेम्स आप मानते हैं इसमें एस डैश फ्रेम मूविंग फ्रेम होता है, ऐसा कुछ यहां पर अगर जिक्र नहीं किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, इस एस डैश फ्रेम को ही रोड अज्यूम कर लेंगे, क्योंकि रोड क्या कर रही है, मूव कर रही है विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3c/5। ठीक है, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस रोड यानी एस डैश फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज नथिंग बट एस फ्रेम। तो ये वेलोसिटी आपको यहां से पता चल गया, दैट इज 3c/5। यहां से आप लोरेंज फैक्टर पता लगा सकते हैं, लोरेंज फैक्टर। सो द वैल्यू इज गामा इज इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस v²/c²। सो द वैल्यू इज 1/रूट में 1 माइनस 9/25 और इज दैट 1/4/5, सो 5/4। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है गामा का वैल्यू। आगे स्टडी करते हैं। अब ऑब्जर्वर है कोई ग्राउंड में यानी कि एस फ्रेम पे, और यहां पर जो मेजरमेंट किया जा रहा है ऑफ द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ दिस रोड P और Q। तो रोड जो है इसके यहां पे कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है P और Q, इन दोनों का जब मेजरमेंट किया गया तो वहां पर जो टाइम मेजरमेंट किया जा रहा है बाय दिस ऑब्जर्वर इन द एस फ्रेम, दिस इज TP और TQ। आपने यहां से बताना है कि TP माइनस TQ इसका वैल्यू कितना होगा, डेल्टा T। ठीक है, अब ये डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी मतलब टाइम मेजरमेंट ऑफ दिस रोड एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन दिस एस फ्रेम। आल्सो यहां पर ये भी गिवन है कि ये जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है या लेंथ है ऑफ दिस रोड एज मेजर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर इन द एस फ्रेम, दिस इज गिवन टू यू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 9l/10। ये सब डाटा आपको दे रखा है। अब एक ऐसा रिलेशन सोचिए जो डेल्टा एक्स, डेल्टा टी और डेल्टा एक्स डैश के बीच में कनेक्ट करता हो और उसमें गामा भी आता हो। सो ऑब्वियसली ये रिलेशन हमारा होगा लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ठीक है, सो लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की सहायता से हम कह सकते हैं कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ओके, ऑफ गामा। यहां डेल्टा मैंने साथ में यूज किया क्योंकि इसके दो एंड्स अलग अलग जिक्र किया गया है, अलग अलग मेजरमेंट हुआ है इन दोनों का। एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी ऑफ गामा। ठीक है, ये हमारे पास है लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्लियर है। अगर इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखना है देन वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एक्स। अब देखो सारी चीजें यहां पर मेंशन है। डेल्टा एक्स डैश इट इज गिवन टू एल, डेल्टा एक्स विच इज 9l/10 माइनस वेलोसिटी विच इज गिवन टू यू 3c/5, डेल्टा टी विच यू हैव टू कैलकुलेट, एंड गामा इट इज 5/4। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं
तो यहां से आ जाएगा हमारे पास, देखो 5 2 is 10 एंड 2 into 4 8, सो 9/8L, माइनस में 5 से 5 कैंसिल आउट, सो 3C डेल्टा T डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू कैपिटल। ठीक है, इसको इस साइड लेकर के आएंगे तो -L/8 इज इक्वल टू माइनस का 3C/4 एंड डेल्टा T, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 पर कैंसिल आउट, सो डेल्टा T इज गिवन एज L/6C। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, L/6C ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि रहेगा 2022। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट सेज 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स जिनका रेस्ट मास m नोड है अप्रोच कर रहे हैं टू ईच अदर विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी 0.5c। टोटल एनर्जी एक पार्टिकल का जो दूसरे के रेस्ट फ्रेम पर मेजरमेंट किया जाएगा दैट इज E इज इक्वल टू अल्फा m नोड c स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू क्या होगी? राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक पार्टिकल, इसका वेलोसिटी 0.5c एंड मास इज m नोड। सेकेंड पार्टिकल सेम वेलोसिटी 0.5c एंड मास इज m नोड एंड बोथ आर अप्रोचिंग टू ईच अदर, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ओके, तो ये हमारे पास एक चीज गिवन है, ये हमारे पास सेकंड थिंग गिवन है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए, अगर आपको यहां पर इनिशियल केस में टोटल एनर्जी लिखना होता, टोटल एनर्जी अगर आप लिखना होता, यहां पर अगर टोटल एनर्जी आप लिखोगे, सो टोटल एनर्जी हमारे पास होता 2 इंटू, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं, सो 2 इंटू गामा m नोड c स्क्वायर। तो ऐसा हम लोग लिख रहे होते, ठीक है ना, ऐसा लिख रहे होते दोनों केस के लिए। अगर एक केस के लिए लिखेंगे तो फिर हमारे पास हो जाएगा, मतलब एक पार्टिकल के लिखेंगे तो हमारे पास होगा गामा इंटू m नोड c स्क्वायर, गामा इंटू m नोड c स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। अब देखो यहां जो गामा है ना, उसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, गामा में जो वेलोसिटी आता है फैक्टर 1/रूट में 1 माइनस v²/c², यहां जो v है ना वो 0.5c नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहने लग रहा है एनर्जी आपने निकालना है एक पार्टिकल का दूसरे के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी भी यहां पर जो मेजरमेंट होगी वो एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट आपका होना चाहिए वेलोसिटी का। ठीक है ना, तो अब ये वेलोसिटी 0.5 से किसके रेस्पेक्ट में गिवन है? हो सकता है कोई थर्ड हमारे पास हो। ठीक है, देखो ध्यान रखिएगा हमेशा रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी के जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, एक एस फ्रेम, एक एस डैश फ्रेम और एक पार्टिकल पी। क्लियर है? पार्टिकल पी आपका लगभग 90% केस में एस डैश फ्रेम में ही मौजूद होता है, जैसे स्पेसशिप के द्वारा एक प्रोब को मतलब छोड़ना, जिससे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो गिवन होगी, स्पेसशिप की वेलोसिटी गिवन होगी, और स्पेसशिप की वेलोसिटी जो होती है दैट इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ऑब्जर्वर। ओके, तो ये जो एस फ्रेम होता है दिस इज एक्चुअली एट रेस्ट, एस डैश फ्रेम मूव करता है, मूविंग होता है, और पार्टिकल पी भी क्या होता है? मूविंग होता है। अगर ये 3 चीजें आपको पता है किसी भी क्वेश्चन में, तो रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज का आप यूज कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से। ठीक है, देखो यहां पर जो 0.5c मेजरमेंट किया गया है ना, ये किसी ऑब्जर्वर के द्वारा किया गया है जो कि रेस्ट फ्रेम में मौजूद है, और रेस्ट फ्रेम में अगर मौजूद होगा इसका मतलब वो ग्राउंड पर है, यानी एस फ्रेम है। ठीक है, एस फ्रेम है। क्योंकि ये दोनों मोशन में है इसलिए मुझे क्या करना होगा, एक को पार्टिकल और दूसरे को एस डैश फ्रेम मानना होगा, क्योंकि ये दोनों ही मूव कर रहे होते हैं एक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो अज्यूम करते हैं कि दिस इज द पार्टिकल एंड दिस इज द एस डैश फ्रेम, दिस इज द एस डैश फ्रेम। क्लियर है? अब जो आप फॉर्मूला बनाते हो ना, u डैश इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर, यहां जो u डैश है, यहां पर जो u डैश है दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। तो यहां पर भी ऐसा ही कहानी हो गया कि एक पार्टिकल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, जो कि एस डैश फ्रेम हम नाम दे रहे हैं, दिस यू हैव टू कैलकुलेट, वही तो हमारा v होगा ना। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इसे कुछ v a b अज्यूम कर लेता हूं, इसे अगर मैं a पार्टिकल बोलूं, इसको b पार्टिकल बोलूं, सो v इज नथिंग बट v a b हियर, एंड दैट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट दैट, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू अनदर
यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज VAB क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है U का मतलब क्या था? अगर थ्योरी आपने स्टडी की है तो वहां पर वेलोसिटी पार्टिकल का विद रेस्पेक्ट टू S फ्रेम, यानी ग्राउंड ऑब्जर्वर। ओके, तो पार्टिकल का वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू S फ्रेम है 0.5 c, दैट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। सो प्लस का 0.5 c। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट बच गया हमारे पास V का वैल्यू कितना होगा? देखिए V हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ S डैश फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू S फ्रेम। तो S डैश फ्रेम की वेलोसिटी S फ्रेम ने जो ऑब्जर्व की है दैट इज 0.5 c, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। सो माइनस का 0.5 c। ठीक है, यहां पर सभी वैल्यूज पुट करते हैं। सो आई एम गेटिंग 0.5 c प्लस 0.5 c डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 0.5 इंटू 0.5। क्लियर है? हाफ सी प्लस हाफ सी दैट इज सी डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहां पर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, 1 प्लस में, एंड दिस इज 0.25। सो दिस इज 1.25 एंड आई कैन राइट इट एज 100 c अपॉन 125। 25 पर कैंसिल करेंगे, सो 4/5 c। 4/5 c। ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसे एस डैश फ्रेम अज्यूम किया होता और इसे पार्टिकल, तो आपका आंसर आ रहा होता माइनस का 4c/5। बट आपके रिजल्ट में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा, बिकॉज गामा रिमेन्स टू बी सेम, क्योंकि यहां वेलोसिटी का स्क्वायर लगा हुआ है। फिर चाहे पॉजिटिव क्वांटिटी आए या नेगेटिव, इसका स्क्वायर होकर के आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसलिए चाहो तो आप इसे एस डैश फ्रेम और इसे पार्टिकल भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ गामा इज 1/रूट में 1 माइनस 4/5 c। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 16/25 c स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। सो द रिजल्ट इज 5/3। क्लियर है? 5/3। सो एनर्जी एक पार्टिकल का आया है दूसरे के रेस्पेक्ट में 5/3 इंटू में m नोट c स्क्वायर। बट क्वेश्चन में ये वैल्यू आपको मेंशन थी, अल्फा इंटू m नोट c स्क्वायर, और अल्फा आपने यहां से कैलकुलेट करना था। सो अल्फा का वैल्यू यहां से आ रहा है 5/3, और 5/3 कितना होता है? सो 5/3 को अगर राउंड ऑफ करके देखें अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, सो द रिजल्ट इज 1.67। क्लियर है? सो 1.67 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2021 का। सो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2 ऑब्जर्वर्स हैं O एंड O डैश, जो कि किन्हीं 2 इवेंट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं P एंड Q। सो ऑब्जर्वर्स की कांस्टेंट रिलेटिव स्पीड है 0.5 c। ये 0.5 c क्यों गिवन है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये स्पीड कंपेरेबल है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, इसलिए लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो यहां पर यूज हो सकते हैं। आगे कहता है कि c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है एंड इट इज टेकन टू बी यूनिटी। ऑब्जर्वर O ने जो कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व किए हैं P और Q के, वो आपको गिवन है। You have to calculate the length of space-time interval between the two events, which is capital L. So modulus of capital L in integer you have to calculate. Situation कुछ ऐसा है कि हमारे पास 2 ऑब्जर्वर हैं, एक O और एक O डैश। कोई 2 इवेंट्स भी हो रहे हैं, एक इवेंट पॉइंट P पर और दूसरा इवेंट पॉइंट Q पर। कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन्ड है, कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y, z एंड कोमा ct, 4 डायमेंशनल। ओके, बट c को तो आपने यूनिटी लेना है एज पर द क्वेश्चन। सो आई कैन से इट एज x, y, z एंड t आर दी कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट्स आपको P पॉइंट की गिवन है 5, 3, 5, 3। सो दीज आर 5, 3, 5, 3। और जो Q कोऑर्डिनेट है इसके आपको गिवन है 5, 1, 3, 5। सो 5, 1, 3, 5। ठीक है, अभी देखिए आपको यहां पर निकालना है लेंथ ऑफ स्पेस टाइम इंटरवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, लेंथ ऑफ स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन 2 इवेंट्स। एक्चुअली दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा S, और डेल्टा S का वैल्यू होगा रूट में इसका वैल्यू होता है हमारे पास डेल्टा x का स्क्वायर प्लस डेल्टा y का स्क्वायर प्लस डेल्टा z का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डेल्टा t का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू होती है।
देखो यहां पर स्पेस और टाइम इंटरवल दोनों की बात की गई थी साइमल्टेनियसली, तो ये रहा स्पेस और ये रहा आपका टाइम, ठीक है। और इंटरवल की बात की गई है बिटवीन द टू इवेंट्स, सो दो इवेंट्स की बात की गई, इसलिए हमने डेल्टा सभी के साथ लगा दिया है। ये जो आपकी क्वांटिटी है ना डेल्टा एस, ये आपका रहता है इनवेरिएंट, लोरेंज इनवेरिएंट क्वांटिटी है ना। आप जानते हैं आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, यही तो सेम क्वांटिटी है। अगर मैं इस रूट को यहां से हटा दूं तो इस तरफ डेल्टा एस का स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज योर डेल्टा एस का स्क्वायर, एंड वी नो दैट दिस इज एक्चुअली इनवेरिएंट क्वांटिटी। यानी कि अगर मेरे पास दो फ्रेम्स हैं एस और एस डैश, और दोनों इनर्शियल फ्रेम्स हैं सच दैट वन इज मूविंग with velocity comparable to speed of light with respect to another, in that case this is the Lorentz invariant quantity. जैसा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग स्टडी करते हैं that E vector dot B vector and E square minus B square C square are the Lorentz invariant quantities, सेम कहानी यहां पर है, ये यहां पर क्या होता है Lorentz invariant quantity होती है, ठीक है। अब इसमें देखो यहां जो डेल्टा S है, always remember this is known as लेंथ ऑफ स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट्स। तो बस अब आपने इसको सोल्व करना है, तो आ जाएगा रूट में डेल्टा एक्स, तो एक्स में सेपरेशन है 5 माइनस 5 है 0, प्लस में वाई में सेपरेशन है 1 माइनस 3 विच इज माइनस 2, एंड माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4। जेड में सेपरेशन है, सो 3 माइनस 5 इज अगेन माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 4, ठीक है। अगेन माइनस साइन है आगे, सो माइनस स्पीड ऑफ लाइट आपने वैक्यूम के अंदर 1 कंसिडर किया है, एंड डेल्टा टी दैट इज 5 माइनस 3 विच इज 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, सो 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो द आंसर इज रूट 4, एंड रूट 4 इज कमिंग आउट टू बी प्लस माइनस 2। बट यहां मॉडुलस की बात की गई है, मैग्नीट्यूड की बात की गई है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ एल विच इज नथिंग बट डेल्टा एस दैट इज गिवन टू यू प्लस का 2, सो रिजल्ट आपका आ जाएगा प्लस 2। देखिए गेट 2020 के इस क्वेश्चन को बहुत आराम से करना है आपने, और मैं इसको थोड़ा सा आपको ब्रीफ में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स में भी इन्वॉल्व है। क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको इसलिए कंसिडर कर रहा हूं क्योंकि ये एसटीआर पर बेस्ड है, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स टॉपिक पर, इसलिए यहां पर इसको कंसिडर किया जा रहा है। कहता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 2 प्रोटॉन्स कोलाइड कर रहे हैं टू प्रोड्यूस प्रोटॉन्स एंड एंटी प्रोटॉन्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी प्रोटॉन्स प्रोड्यूस कितने होंगे आपने बताना है। देखो ये बहुत इजी है कैलकुलेट करना, ये एनर्जी कंजर्वेशन से कैलकुलेट हो भी जाएगा, बट अभी जो मेन क्वेश्चन आपका एक और बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। चाहो तो आप वीडियो को आगे स्किप भी कर सकते हो इसका सॉल्यूशन देखने के लिए, लेकिन ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम रिकमेंड करेंगे इसे आप जरूर देखें। देखो 2 प्रोटॉन्स का आपस में कोलिजन होता है, तो हमारे पास क्या इमिट होगा, सो हमारे पास इमिट होता है 3 प्रोटॉन प्लस 1 एंटी प्रोटॉन, ठीक है। सो 3 प्रोटॉन्स प्लस 1 एंटी प्रोटॉन। क्योंकि यहां सेंटर ऑफ मास फ्रेम गिवन है, इसका मतलब एक प्रोटॉन इधर से आएगा, दूसरा प्रोटॉन इधर से आएगा, ठीक है। दोनों का रेस्ट मास सेम बट मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड देन दे विल कोलाइड, एंड आफ्टर द कोलिजन दीज 4 थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, 3 प्रोटॉन्स एंड 1 इज द एंटी प्रोटॉन। क्लियर है। इस रिएक्शन में चार्ज और बैरियर नंबर दोनों चीजें कंजर्व्ड हैं। बैरियर नंबर आप साफ साफ देख सकते हैं क्योंकि ये सभी बैरियंस हैं, तो 1 + 1 goes to 1 + 1 + 1, बट दिस इज एन एंटी बैरियन क्योंकि प्रोटॉन पे बार लगा हुआ है, सो माइनस का 1, और आप देख सकते हैं 2 goes to 2, सो बैरियर नंबर इज कंजर्व्ड। इन द सिमिलर वे चार्ज इज आल्सो कंजर्व्ड। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक चीज और पूछा जा सकता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी यानी मिनिमम एनर्जी ऑफ दीज 2 प्रोटॉन्स इज हाउ मच, यानी कि इन दोनों प्रोटॉन्स की थ्रेशोल्ड या मिनिमम एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है फॉर अकरिंग दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में एंटी प्रोटॉन जो प्रोड्यूस हो रहा है इसे ऑब्जर्व किया गया था 1959 के अंदर, ठीक है, बाय द एक्सेलरेटर, एंड दैट एक्सेलरेटर इज कॉल्ड बेवाट्रॉन। सो बेवाट्रॉन एक्सेलरेटर में इस चीज को मेजरमेंट किया जा चुका है 1959 में एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, एंड बेसिकली नोबेल प्राइज भी इस पर
जीता जा चुका है 1959 में इन द सर्च ऑफ दिस एंटी प्रोटॉन, है ना। बहुत सारे एक्सेलरेटर्स होते हैं, एक एक्सेलरेटर LEP भी है, ठीक है। एक एक्सेलरेटर आपका LHC है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का इस LEP के अंदर कोलिजन होता है और इसमें सर्च होगा डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिनोज। LHC में क्या होता है, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, प्रोटॉन्स को स्मैश किया जाता है इन ए टनल जिसका सरकमफ्रेंस है यहां पर 27 किलोमीटर के अराउंड। यहां जो रिसर्च चल रहा है दैट इज ऑफ द हिग्स बोसोन, हिग्स बोसोन के सर्च में, और ये रिजल्ट भी सक्सेसफुल आपका रहा है। हिग्स बोसोन यहां से मेजरमेंट किया जा चुका है, उसका मास भी मेजर कर लिया गया है। ओके, तो ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। अब जो मेन क्वेश्चन है दिस इज थ्रेशहोल्ड या फिर मिनिमम एनर्जी, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्योंकि ये दोनों प्रोटॉन्स का इक्वल मैग्नीट्यूड है मोमेंटम का, बट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अज्यूम करते हैं कि इसका मोमेंटम अगर P है तो इसका मोमेंटम होगा माइनस का P। फाइनली इन दोनों का मतलब इनिशियली दोनों का मोमेंटम अगर सिस्टम के रूप में बात की जाए तो मोमेंटम इनिशियली हमारे पास है P माइनस P दैट इज 0। और अगर आप फाइनल सिस्टम इसे कंसिडर कर रहे हो, दिस इज द फाइनल सिस्टम एंड दिस इज योर इनिशियल सिस्टम, ठीक है, दिस इज योर इनिशियल, दिस इज योर फाइनल सिस्टम। तो इनिशियली अगर मोमेंटम 0 है तो फाइनली इन चारों का भी मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0। ये तो बात हुई मोमेंटम कंजर्वेशन की। अगर अब एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाओगे तो आपको वहां से मिल सकता है कि इन प्रोटॉन्स का सेंटर ऑफ मास फ्रेम में एनर्जी कितना होना चाहिए। बट आप कैलकुलेशन लैब फ्रेम में करते हैं तो उसे बाद में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे लैब फ्रेम में, ठीक है। लैब फ्रेम के मेजरमेंट में उसको बाद में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम की हम कैलकुलेशन करते हैं। इस कैलकुलेशन में एनर्जी को कंजर्वेशन रूल में ध्यान रखते हुए इनिशियल केस की एनर्जी लिखी जाएगी। इनिशियल केस की एनर्जी है ट्वाइस, क्योंकि 2 प्रोटॉन्स है इसलिए, इनटू में व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 प्रोटॉन बीम, अंडर रूट में क्योंकि इनका मोमेंटम है तो P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस में MP स्क्वायर C टू द पावर 4। दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ 1 प्रोटॉन इन द इनिशियल केस। क्लियर है। फाइनली द मोमेंटम, अगर इस पूरे सिस्टम को मैं फाइनल सिस्टम मान रहा हूं तो फाइनली मोमेंटम हमारा क्योंकि 0 है बाय मोमेंटम कंजर्वेशन, सो दिस टर्म विल बी 0, तो 0 का स्क्वायर एंड प्लस में द टोटल मास ऑफ द फाइनल सिस्टम इज 4 MP, क्योंकि हम जानते हैं कि एंटी प्रोटॉन और प्रोटॉन दोनों का मास MP के इक्वल होता है, ठीक है। सो 4 इंटू MP एंड स्क्वायर, ठीक है, एंड देन वी हैव C स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा, एक चीज और है, अगर ये चीज अगर आप नहीं लिखना चाहें ना, टोटल एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहां से तो मुझे मोमेंटम मिलेगा और मोमेंटम का मुझे कुछ नहीं करना। बेसिकली यहां पे क्या चाहिए कि आप ये दोनों, क्योंकि मोमेंटम जो है ना इसका आपको गिवन है, मूविंग है दोनों प्रोटॉन्स, तो आप इसको गामा टाइम्स MP C स्क्वायर भी लिख सकते हो। अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना पिछले वाले क्वेश्चन में कि जब 2 पार्टिकल्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम के साथ अप्रोच करते हैं तो टोटल एनर्जी होती है ट्वाइस इंटू गामा MP C स्क्वायर। गामा इसलिए, बस ये ध्यान रखना, ये वेलोसिटी के टर्म्स में है क्योंकि गामा इंक्लूडेड है, और ये मोमेंटम के टर्म्स में फॉर्मूला है। बाकी ये फॉर्मूले दोनों सिमिलर ही हैं, टोटल एनर्जी का ही फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो यहां से आपके पास आएगा 2 इंटू गामा MP C स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, वहां से आ जाएगा 4 MP C स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर सॉरी, हाँ ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहां C टू द पावर 4 आएगा, ओके। और ये इससे टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ गामा इज एक्चुअली 2, ठीक है। और अगर गामा 2 के इक्वल आ रहा है, सो आई एम गेटिंग 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस V स्क्वायर बाई C स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आएगा यहां से 4 इज इक्वल टू, ये काम करते हैं अभी इसे बीटा के टर्म्स में रहने देते हैं, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, सो 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा 4 माइनस 4 बीटा स्क्वायर
इज इक्वल टू 1 और ऐसे दैट √3/2 इज इक्वल टू बीटा और ऐसे दैट v इज इक्वल टू √3/2 इंटू सी। ध्यान रखिएगा ये किस चीज की वेलोसिटी आई है, ये वेलोसिटी आई है आपकी इनिशियल केस में जो मोमेंटम है, सॉरी प्रोटॉन है, उसकी वेलोसिटी आपकी कैलकुलेट हो चुकी है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वेलोसिटी ऑफ 1 प्रोटॉन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज इक्वल टू √3c/2। अब मैं इस चीज को रब करता हूं और अब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इन द लैब फ्रेम, क्योंकि लैब फ्रेम की कैलकुलेशन को ही हम लोग अज्यूम करते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनली हम तो लैब फ्रेम के अंदर है ना, तो लैब फ्रेम में हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं कि मिनिमम या थ्रेशोल्ड एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है इस प्रोटॉन बीम की। लैब फ्रेम में इनमें से जो प्रोटॉन है ना, एक प्रोटॉन आपका किस में रहता है, रेस्ट में रहता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दोनों प्रोटॉन्स मोशन में है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर लैब फ्रेम में प्रोटॉन रेस्ट पर है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में उसमें प्रोटॉन मोशन के अंदर है, तो इसलिए लैब फ्रेम में जो वेलोसिटी होगी, लैब फ्रेम की जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ लैब फ्रेम, वेलोसिटी ऑफ लैब फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि ये मोशन में है, ये रेस्ट में है, इसलिए इसकी वेलोसिटी दिखेगी माइनस का √3/2c। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि सेंटर ऑफ मास, तो इसमें प्रोटॉन आपका मोशन में है, दिस इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और यहां पर आपका लैब फ्रेम है, लैब फ्रेम में आपका प्रोटॉन रेस्ट पर है। तो लैब फ्रेम के रेस्पेक्ट में जब इस सेंटर ऑफ मास को देखा जाएगा तो ऐसा लगेगा जैसे इसकी वेलोसिटी कितनी हो, माइनस का √3/2c हो। लेकिन अगर आप इसका रिवर्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम, दैट इज कैलकुलेटेड टू बी प्लस का √3/2c। ठीक है, नेगेटिव इसलिए क्योंकि मैंने चीजों को रिवर्स कर दिया। लैब फ्रेम का विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज दिस। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, प्रोटॉन की वेलोसिटी मुझे चाहिए लैब फ्रेम के अंदर, प्रोटॉन की वेलोसिटी चाहिए लैब फ्रेम के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, देखो फॉर्मूला होगा Vp माइनस का VL डिवाइडेड बाय 1 माइनस VP VL डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको बता रखा है 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए, S डैश पार्टिकल। जब भी आप रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए, S डैश और पार्टिकल। यहां पर आपके पास प्रोटॉन है जो कि पार्टिकल, एक आपके पास में है लैब फ्रेम जहां पर हम हैं, और एक आपका है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। एक आपका कौन सा है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम, जिसके अंदर प्रोटॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। इस फॉर्मूले के अंदर कहीं पर भी सेंटर ऑफ मास का जिक्र नहीं हुआ है। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विद रिस्पेक्ट टू लैब फ्रेम इज गिवन बाय Vp माइनस VL डिवाइडेड बाय 1 माइनस Vp VL अपॉन c स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, लेकिन अभी आप क्या करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसमें गायब है, इसे यहां लेकर के आने के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास आपको यहां पर कंसिडर करना होगा। एक और एग्जांपल देता हूं इसी चीज से रिलेटेड। देखो, अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम, ठीक है, यू हैव टू कैलकुलेट इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू S डैश फ्रेम यू हैव टू कैलकुलेट, देन आई कैन राइट दिस फॉर्मूला एज Vp माइनस Vs डैश डिवाइडेड बाय 1 माइनस Vp Vs डैश डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। लेकिन क्योंकि इसके अंदर S फ्रेम गायब है तो हम क्या करेंगे, यहां S लिखेंगे, यहां S लिखेंगे, यहां S और यहां पर S। वही सेम कहानी यहां पर की है। ये रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज का क्वेश्चन करने का तरीका है, और इससे बेस्ट कुछ नहीं है। देखो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, जो जैसा कि आप याद रख सकते हैं। 3 चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं सिर्फ इस फॉर्मूले के अंदर, ठीक है ना। अब देखो, पार्टिकल यानी प्रोटॉन का वेलोसिटी इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज √3c/2, सो √3c/2 माइनस साइन। लैब का सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी इज माइनस का √3c/2 डिवाइडेड बाय, देन आई राइट द फॉर्मूला 1 प्लस में √3c/2 इंटू √3c/2 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 2 इंटू √3c/2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस में 3/4। क्लियर है? 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास यहां से आएगा 4√3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू c। ये आपके पास आया है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी प्रोटॉन इन द लैब फ्रेम, ठीक है। और यहां से आपका गामा कैलकुलेट हो जाएगा।
सो द वैल्यू ऑफ गामा डैश, क्योंकि इस बार गामा डैश है, गामा हमने यूज कर लिया था सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, बट हम अपनी कैलकुलेशन लैब फ्रेम में करेंगे और लैब फ्रेम में गामा नहीं, गामा डैश होगा। सो द वैल्यू ऑफ गामा डैश इज 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का ये वेलोसिटी का स्क्वायर करेंगे, सी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर भी करना है, तो ये सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, सो 16 इंटू 3 विच इज 48 और अपॉन में आ जाएगा यहां से 49। क्लियर है? और यहां से आपके पास आएगा 7। बताइए गामा का वैल्यू कितना आ गया? 49, अंडर रूट 49 आ गया ना, 7 आ गया गामा डैश। इसलिए एक प्रोटॉन की जो एनर्जी होगी जब उसे लैब फ्रेम में मेजर किया जाएगा, सो द वैल्यू इज ई डैश एंड द वैल्यू इज गामा डैश एमपीसी स्क्वायर, सो दिस वैल्यू इज 7 एमपीसी स्क्वायर। लैब फ्रेम के अंदर energy of one proton beam is given by total energy is 7 mpc square. So what is the kinetic energy if total energy is this one? क्या रिलेशन होता है टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में? सो रिलेशन होता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक माइनस में, ठीक है ना, सॉरी प्लस में रेस्ट मास एनर्जी विच इज एमपीसी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से आ जाएगा टोटल एनर्जी विच इज 7 एमपीसी स्क्वायर माइनस में एमपीसी स्क्वायर, सो दिस रिजल्ट इज 6 एमपीसी स्क्वायर। कहने का मतलब यह है एक प्रोटॉन की मिनिमम काइनेटिक एनर्जी अगर 6 एमपीसी स्क्वायर है तो ये रिएक्शन हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। किसी भी रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी कैलकुलेट इसी प्रकार से किया जाता है। नाउ गेट 2020 के इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2 प्रोटॉन्स हैं जिनकी एनर्जी 7000 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो आपको देखो इसकी एनर्जी गिवन है 7000 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसकी एनर्जी भी आपको गिवन है विच इज 7000 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? आगे कहता है प्रोटॉन्स एंटी प्रोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए? देखो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ एंटी प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, n नंबर ऑफ एंटी प्रोटॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, तो n नंबर ही प्रोटॉन्स भी आपके प्रोड्यूस होने चाहिए उसके साथ साथ, और प्लस में ये दो अलग से होने चाहिए। ठीक है? यानी कि रिएक्शन आपकी कुछ ऐसी नजर आनी चाहिए कि P प्लस P गोज टू P प्लस P प्लस NP प्लस NP बार। अगर आप यहां कुछ और फेरबदल करते हो, जैसे कि अगर आप इन तीनों पे जैसे n-2 यहां लिखोगे, मतलब कुछ भी अगर आप करोगे, तो बैरियर नंबर और चार्ज कंजर्वेशन रूल आपका गड़बड़ हो सकता है। इसलिए अगर आपने एंटी प्रोटॉन्स माने हैं तो आपको यह पता है कि जितने हमारे पास पार्टिकल्स आते हैं उतने ही एंटी पार्टिकल्स आएंगे। तो यहां पर अगर एंटी पार्टिकल्स आपने n अज्यूम किए हैं तो n ही आपके पास प्रोटॉन से सामने आने वाले हैं। ये दो प्रोटॉन एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि चार्ज और बैरियर नंबर कंजर्व हो सके, बस। ठीक है? तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस प्रोटॉन की या एंटी प्रोटॉन की एनर्जी गिवन है 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनकी गिवन आपको 7000। तो एनर्जी कंजर्वेशन रूल आपने यहां से लगा देना। देखो यहां पर दोनों प्रोटॉन्स के लिए 2 इंटू 7000 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस में n इंटू 1 प्लस में n इंटू 1। ठीक है? तो यहां से आ जाएगा 14000 माइनस का ये 2 डिवाइडेड बाय यहां से 2n आएगा तो उसका नीचे अपॉन में 2 n डिवाइड, दिस इज इक्वल टू n। ओके, सो n का वैल्यू यहां से आ जाएगा 13998 डिवाइडेड बाय 2। ओके, और ये इससे आप कैंसिल आउट करेंगे, सो द रिजल्ट इज 6999, दैट इज योर फाइनल आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटी प्रोटॉन्स आपके जो प्रोड्यूस होने चाहिए, दीज आर 6999। और प्रोटॉन्स कितने होने चाहिए? सो प्रोटॉन्स आपके होने चाहिए 6999। ठीक है? ये आपके प्रोटॉन्स और प्लस में ये 2 एक्स्ट्रा, तो 2 एक्स्ट्रा अगर आप ऐड करेंगे सो 1, ठीक है, 0 0 7। इतने प्रोटॉन्स और इतने एंटी प्रोटॉन्स। क्लियर है? 6999 इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गेट 2019 का। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 2 स्पेसशिप्स हैं A और B और हर एक की रेस्ट लेंथ कैपिटल L के इक्वल है एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जिनकी स्पीड 4c/5 और 3c/5 है। तो मेजरमेंट जो किया जा रहा है B के द्वारा, उसके अनुसार टाइम कितना लगेगा A को कंप्लीटली ओवरटेक करने में B से इन यूनिट्स ऑफ L/C।
यू हैव टू कैलकुलेट दैट। ओके, तो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि हमारे पास यहां पर बी है, ठीक है, स्पेसशिप, और ये इसको ओवरटेक कर जाता है, ठीक है। सो मैं आफ्टर ओवरटेकिंग लिखूंगा यहां पे, दिस इज ए का स्पीड है हमारे पास 4c/5 और इसका स्पीड हमारे पास है 3c/5। टाइम टेकन बाय दिस ए स्पेसशिप टू क्रॉस दिस बी एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन दिस बी स्पेसशिप। ओके, तो बी स्पेसशिप में कोई ऑब्जर्वर होगा, इसने कितना हमारे पास में देखा कि कितना टाइम उसको लगा ए को ओवरटेक करने में मेरे को, ठीक है ना। तो दैट टाइम इज गिवन बाय टाइम टेकन टू ओवरटेक या क्रॉस करने के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपने स्टडी किए होंगे जनरल एप्टीट्यूड के अंदर भी, वहां पर भी बताया जाता है कि मान लीजिए हमारे पास एक बस जा रही है, एक पर्सन है जो उसके साथ साथ मूव कर रहा है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो बताइए कितना टाइम लगेगा इसको ओवरटेक करने में, और दोनों की स्पीड आपको गिवन होगी अलग अलग। ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है, फॉर्मूला जो आप अडॉप्ट करेंगे वहां पर वही सेम यहां करना पड़ेगा, यानी कि टाइम आपका होगा लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, बल्कि टोटल लेंथ दोनों का मिला करके डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक, ये मैग्नीट्यूड इसलिए लिया गया है क्योंकि मान लीजिए नेगेटिव भी आ जाता है, इन दैट केस आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, इस वजह से हमारे पास टाइम पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि लेंथ तो हमारे पास पॉजिटिव होती है, रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर हो सकता है। ठीक है, अब देखो टोटल लेंथ, अब अगर ये रिलेटिविस्टिक नहीं होती वेलोसिटीज तो हम डायरेक्टली क्या करते, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों को ऐड कर देते, लेकिन ऐसा तो नहीं है यहां पे, क्योंकि ये मोशन में है इसके रेस्पेक्ट में, और इसकी खुद की जो हमारे पास लेंथ होगी स्पेसशिप की, वो तो इस ऑब्जर्वर को कैपिटल एल ही दिखेगी, क्योंकि ये ऑब्जर्वर बी फ्रेम के अंदर मौजूद है। क्योंकि ये ऑब्जर्वर बी फ्रेम के अंदर मौजूद है तो बी फ्रेम की जितनी लेंथ होगी वो उससे उतनी ही नजर आएगी। ठीक है, दैट इज कैपिटल एल। लेकिन जो लेंथ होगा ए स्पेसशिप का वो इसे अलग नजर आने वाला है। कितना अलग नजर आएगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इसको कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दिखेगी। कितनी कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ दिखेगी, सो एल अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वी क्या चीज है, ये वी है हमारे पास ए की क्या वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू दिस बी, क्योंकि मेजरमेंट तो ए का ही हो रहा है ना, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी भी क्या लिखना पड़ेगा आपको, वी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। This is calculated from the length contraction for this A spaceship and this is calculated for the B spaceship, जो कि same as the length of the B spaceship होगा as observed by the observer. Okay, divided by relative velocity. So relative velocity is nothing but VAB and magnitude. तो बेसिकली अगर आप VAB कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। सो मैं एक काम करता हूं, VAB कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, जो ये 3c/5 है और ये जो 4c/5 है, ये वेलोसिटी स्पेसशिप की किसके रेस्पेक्ट में गिवन होगी? ऑब्वियसली कोई ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा जो इन चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होगा, जो कि हमारा एस फ्रेम है। मैंने हमेशा बता रखा है, देखो 3 चीजें होती हैं, 3 चीजों में से कोई भी अगर आपको 2 चीजें गिवन है तो थर्ड आपको खुद से अज्यूम कर लेना है, क्योंकि यहां 2 चीजें, 2 मूविंग फ्रेम ऑलरेडी गिवन थे। सो किसी के रेस्पेक्ट में तो ये वेलोसिटीज मेजरमेंट हुई है ना, तो वो हमारा ग्राउंड फ्रेम है, एस फ्रेम है। ठीक है, तो अब देखो इसका फॉर्मूला होगा, जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी ए वी बी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। लेकिन इसके अंदर एस फ्रेम जिसने खुद चीजों को मेजर किया है वही इसमें मिस है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एस से आपको मल्टीप्लाई, यानी यहां पर एस, यहां एस, यहां एस और यहां पर एस। ठीक है, इसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो VAS का वैल्यू कितना होगा, VAS आपको रिप्रेजेंट करके दे रहा है कि ए स्पेसशिप की वेलोसिटी एज मेजर्ड बाय द एस फ्रेम कितना होगा, तो दैट इज गिवन टू 4c/5, और वो भी प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो प्लस का 4c/5। और अगर VBS कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज दैट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी स्पेसशिप एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द एस फ्रेम, एंड दैट इज गिवन टू यू प्लस का 3c/5। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे यहां पे, सो देयरफॉर VAB इज इक्वल टू, ठीक है, 4c/5 माइनस 3c/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 12/25। ठीक है, और यहां से आपके पास आ जाएगा c/5 इंटू में, ओके, एंड देन वी हैव 25 डिवाइडेड बाय 13।
क्लियर है, 1 माइनस में 12/25 सही है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 5c/30, ठीक है। अब देखो इसको यहां पर पुट करेंगे, सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय दिस स्पेसशिप ए टू क्रॉस या ओवरटेक दिस बी स्पेसशिप एज मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर इन द बी फ्रेम, दैट इज गिवन टू L, जो कि मैं कॉमन ले रहा हूं 1 प्लस में √1 माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे 25/169 एंड डिवाइडेड बाय, यहां से आ जाएगा 5c/13, L/c ये बाहर आ जाएगा। और देखो यहां से आएगा हमारे पास 144/169, रूट निकालेंगे तो आएगा 12/13, 1 प्लस 12/13, so that is 25/13. So this is 25/13 into में this 13 goes up, so 13/5, so 13 got cancelling out and 5 5s. So the final result is 5L/c. This is your final answer. क्लियर है? तो L/c की यूनिट्स में बताना था आपको, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 5. L/c की यूनिट में रिजल्ट इज 5. ओके, सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन, गेट 2018. देखिए ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट पूछा गया है रिलेटिविस्टिक एडिशन लॉ ऑफ वेलोसिटीज पर, और इसमें कहता है कि एक स्पेसशिप है जो ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी 0.7c अवे फ्रॉम द स्पेस स्टेशन। तो मान करके चलते हैं हमारे पास स्टेशन है, दिस इज स्टेशन, और एक स्पेसशिप है जो कि मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 0.7c स्पीड से, अवे कर रहा है स्टेशन से, इसलिए हमने इस डायरेक्शन में इसको अज्यूम कर लिया। आगे कहता है कि यह स्पेसशिप इजेक्ट करता है एक प्रोब को जिसकी वेलोसिटी 0.59c है अपोजिट टू इट्स ऑन वेलोसिटी। तो यहां से एक प्रोब को ये अपोजिट डायरेक्शन में जो इजेक्ट करता है, इसकी स्पीड है 0.59c। सो दिस इज बेसिकली प्रोब एंड दिस इज अवर स्पेसशिप। ऑब्वियसली स्पेसशिप हमारा जो है वो मोशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज S' फ्रेम एंड स्टेशन इज एट रेस्ट, सो दिस इज S फ्रेम। तो क्या आपके पास तीन चीजें हैं? यस, यू हैव पार्टिकल विच इज प्रोब, यू हैव S' फ्रेम विच इज मूविंग फ्रेम, you have S which is station and it is in the rest. Okay, now आगे कहता है कि एक पर्सन स्पेस स्टेशन पर है, तो स्पेस स्टेशन पे एक पर्सन को बिठा देते हैं, ये चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है, और कहता है कि प्रोब एक्सेसी स्पीड से मूव करता है, इसको दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है वेलोसिटी ऑफ द प्रोब विद रिस्पेक्ट टू S गिवन टू यू, सॉरी दिस इज गिवन टू x इंटू c। ओके, x की वैल्यू आपने यहां से बतानी है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोब है इसकी वेलोसिटी S' फ्रेम में जो ऑब्जर्व की गई है दिस इज 0.59c, क्योंकि S फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी जो मेजरमेंट की जा रही है वो तो एक्सेस ही है, तो ऑब्वियसली ये 0.59c किसके रेस्पेक्ट में होगी? S' फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगी, और क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। इन द सिमिलर वे वेलोसिटी S' फ्रेम की with respect to this S frame is given to plus sign and plus का 0.7c। क्लियर है? अब देखो यहां पर VPS आपको गिवन है, तो VPS क्योंकि आपको गिवन है तो मैं इसी को यूज कर लूंगा XC, that is VPS, and the formula is VP minus VS divided by 1 minus VP VS divided by C square। इसमें एक चीज हमको मिस लग रहा है, that is S' फ्रेम, तो मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सो S' एंड S'। क्लियर है? अब देखो VPS', तो VPS' गिवन है माइनस का 0.59c माइनस साइन, VSS', यानी कि S फ्रेम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू S' फ्रेम, लेकिन यहां तो उल्टा गिवन है, तो हम एक काम करेंगे VSS' का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 0.7c, ठीक है। सो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 0.7c डिवाइडेड बाय एंड देन 1 माइनस का 0.59 एंड दिस इज यू हैव VSS' विच इज माइनस का 0.7 और c² कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से हमारे पास c भी कैंसिल आउट होगा, बस x का वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे, सो द फाइनल x रिजल्ट इज 0.7 माइनस 0.59 डिवाइडेड बाय 1 एंड माइनस, ठीक है ना, माइनस माइनस माइनस, सो माइनस आएगा रिजल्ट एंड 0.59 एंड 0.7। देखो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, यू हैव टू कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, एंड जो फाइनल रिजल्ट आपका आ रहा है दैट इज 0.187। इसको आप सोल्व कर लेना, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारे पास बेस्ड ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी,
फ्रॉम द ईयर 2018 से लेकर के 2023 तक। ठीक है, सो होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।